नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। माछिल हमले में भारतीय जवान शहीद, आतंकियों ने जवान के शव को किया क्षत विक्षत। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर, सेना ने कहा लेंगे बदला। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा कर्नाटक हाई कोर्ट के कमरों में लगे ताले, संस्था को कमजोर करने पर उठाए सवाल। अरुणाचल में धर्मगुरु दलाई लामा की यात्रा पर चीन का ऐतराज, कहा भारत के साथ रिश्तों पर पड़ेगा असर, सीमा इलाकों में शांति और स्थिरता को नुकसान की चेतावनी। सीआईसी ने पीएमओ से मांगी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से जुड़ी फाइल, पूछा किन वजहों से सार्वजनिक नहीं हो सकती जानकारी। आरटीआई कार्यकर्ता ने करदाताओं को नुकसान का दिया था हवाला। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज विशाखापट्टनम में निर्णायक मुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में भारत दक्षिण कोरिया की भिड़ंत, डब्ल्यूटीए के सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी लगातार जारी है। शुक्रवार को माछिल में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। आतंकियों ने शहीद के शव को क्षत विक्षत कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। सेना का कहना है कि वो इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में माछिल सेक्टर में एक बार फिर आतंकियों का क्रूर चेहरा बेनकाब हो गया। गोलीबारी की आड़ में नियंत्रण रेखा पार की और एक जवान की हत्या कर उसके शव को शत विक्षत कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने भी एक आतंकी को मार गिराया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से राज्य के हीरानगर, आरएसपुरा सेक्टर समेत सीमाई इलाकों में फायरिंग जारी है। पाकिस्तानी सेना मोर्टार बम और स्वचालित हथियारों से गोलियां बरसा रही है। सेना और बीएसएफ इसका पुरजोर जवाब दे रही है। बीएसएफ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए। हम उतने ही नंबर को देख सकते हैं जिसको हमने आंखों से देखा है, हमारे लोगों ने आंखों से या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा है, और हमें लगता है कि वो कम से कम जो है वो स्नाइपिंग के बाद वाले फिगर वो कंटिन्यू कर लें तो करीब 15 के आसपास है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने गुरुवार शाम से जम्मू के साथ कठुआ, हीरानगर और सांबा में बीएसएफ की कम से कम 24 चौकियों को निशाना बनाया। रेंजर्स के निशाने पर सीमाई गांव भी थे और गोलीबारी का असर इन पर भी दिखा। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। जो गांव में रुके हैं वो बंकरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ज्यादा हुई इधर फायर। इतनी फायर हुई कि बच्चे भी डर रहे थे। हमने तो तभी खाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया था जब फायर हो गया। बड़े पूरे गाँव से जनाब खाली हो गया। पूरे डंगर माल मवेशियां लेकर पीछे हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने भी नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर फायरिंग की। इन इलाकों से भी लोग दूसरी जगहों पर शरण ले रहे हैं। 3 इलाकों में, पलावाला सेक्टर में और सुंदरबनी सेक्टर में और नौशहरा सेक्टर में जो है अनप्रोवोक्ड सीजफायर वायलेशन जो है पाकिस्तान कर रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना बिल्कुल इनको जिस तरीके का जवाब, जो रिस्पांस है हमारा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और बिल्कुल मुंह तोड़ दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों का कहना है कि भारी फायरिंग कर पाकिस्तान आतंकियों को सीमा पार कराना चाहता है। बीएसएफ और सेना ने गुरुवार को घुसपैठ की 3 कोशिशें नाकाम की थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि अलगाववादी बच्चों को ढाल की तरह उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला हल करने के लिए पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। वहीं कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है, लेकिन श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। राजधानी श्रीनगर के 6 इलाकों में शुक्रवार को एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया। अलगाववादियों के मार्च को देखते हुए ये फैसला लिया गया। घाटी में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन धारा 144 लागू है। अलगाववादियों की हड़ताल के चलते जनजीवन ठप रहा। दुकानें, पेट्रोल पंप और स्कूल बंद हैं। उधमपुर पहुंची मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अशांति के लिए अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया। आप ये अनपढ़ बच्चों की एक कौम तैयार करना चाहते हैं पत्थर मारने के लिए, और वो भी पत्थर मारने के लिए नहीं, बल्कि पत्थर ऐसे मारने के लिए कि खुदा ना खास्ता उनकी अपनी जान चली जाए।
मुख्यमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए पाकिस्तान को पहल करनी होगी। जंगो जदल का जो मसला है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को होता है और ये जितना जल्द हो सके ये ख़त्म होना चाहिए और सिविलाइज मुल्कों की तरह हमें एक दूसरे से बैठ के बात करनी चाहिए और मुझे लगता है उसमें पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी। इस बीच विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से सभी पक्षों से तुरंत वार्ता शुरू करने की अपील की। इस बीच सुरक्षा बलों ने श्रीनगर और कुलगाम जिलों से 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों में एक पुलिस कर्मचारी भी है। खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इन पर लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुर्गम और मुश्किल जलवायु वाले क्षेत्रों में 9000 फीट से ऊंची सीमा चौकियों पर तैनात जवानों को अब नए पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 55वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मेडल भारत, पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बलों, भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों को भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आतंकवादियों और समाज विरोधी तत्वों के साथ संघर्ष में शहीद हुए सेनाकर्मियों के लिए मुआवजे की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। गृहमंत्री ने सीमा चौकियों पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के परिजनों को अब 15 लाख की जगह 35 लाख की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। बुरी नजरों से भारत की ओर देखने की जरूरत नहीं कर सकती, यह भरोसा मन के अंदर पैदा हुआ है। और लद्दाख में रहने के बाद जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, हमारे दिल ने जो कहा है, वह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी आईटीबीपी यह कोई साधारण बल नहीं है, बल्कि हमारी आईटीबीपी यह हिंदुस्तान का एक अनूठा बल है, यह गौरवशाली बल है। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार के ढीले रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि जजों की कमी की वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट के कमरों में ताले लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भेजे गए नामों के मंजूर नहीं होने पर सरकार से सफाई भी मांगी। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि जजों की नियुक्ति में किसी तरह का गतिरोध नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा कि जजों की कमी की वजह से अदालतों के कमरे बंद पड़े हैं। क्या आप न्यायपालिका को ताला लगाना चाहते हैं? केंद्र सरकार पूरे संस्थान के काम को ठप नहीं कर सकती। Entire justice delivery system is getting paralyzed. That's what the Chief Justice said. That how can the government sit over the names? To which the Attorney General said that, well, the memorandum of procedure has not been finalized. So the Chief Justice has said that should not come in the way of making the appointments right now according to the old procedure. चीफ जस्टिस ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की सूची के बारे में भी सवाल पूछा। केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, इस सूची में कई नाम हैं जो सही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार कर रही है। इस पर अदालत ने कहा कि न्यायपालिका में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया का मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के पूरा होने से कोई लेना देना नहीं। Time and again pinpointing the center, I don't think that it is fair. Certainly it will take some time because we have to deliberate with the state governments, we have to deliberate with the other constitutional authorities and all that. कांग्रेस ने सरकार के रुख की आलोचना करते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। बहाना बनाया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP पे जब तक हमारी यानी सरकार की बात नहीं मानोगे तब तक हम इन नियुक्तियों को नहीं होने देंगे। इसका सिर्फ परिभाषा में डिक्शनरी में एक ही शब्द है, ब्लैकमेल। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत को न्यायिक आदेश के जरिए इस गतिरोध को दूर करने पर मजबूर न किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि कॉलेजियम ने फरवरी में हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 75 लोगों की सूची भेजी थी, लेकिन केंद्र ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र और सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले का निपटारा हो जाएगा और खाली पड़े पदों को जल्द ही भर दिया जाएगा, जिससे कि करोड़ों लंबित मामलों को निपटा दिया जाएगा और उन लोगों को राहत मिलेगी जो लंबे अरसे से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का ब्यौरा मांगा है। आयोग जानना चाहता है कि इन यात्राओं पर कितना खर्च हुआ है और इससे संशोधित बिल को किस तरह सार्वजनिक किया जा सकता है। सूचना आयोग ने पीएमओ से एक प्रतिनिधित्व फाइल 18 नवंबर तक पेश करने के लिए कहा है। आरटीआई आवेदक लोकेश बत्रा ने प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं की जानकारी मांगी थी। उन्होंने ये कहते हुए जानकारियों की मांग की है कि प्रधानमंत्री की इन यात्राओं से जुड़े बिलों को पास करने में होने वाली देरी राष्ट्रीय हवाई सेवा एयर इंडिया को काफी महंगी पड़ रही है, लेकिन पीएमओ और विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा वजहों से जानकारी देने से इनकार कर दिया था। मुख्य सूचना आयुक्त आर.के. माथुर ने पीएमओ को यह पता लगाने को कहा कि क्या वास्तव में इन फाइलों में सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां हैं, जिसके आधार पर सूचना देने से इनकार किया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर शिवपाल यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह से मुलाकात की। इसे आने वाले चुनाव के लिए महागठबंधन की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में जारी कलह के बीच महागठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह से मुलाकात की। अजीत सिंह ने कहा कि उन्हें रजत जयंती समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें वो जरूर हिस्सा लेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेगी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न घुसने पाए। जितने भी सेकुलर लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो करीब एक महीने पहले ही जो अभी शिवपाल जी ने कहा वही कि लोहियावादी और चरण सिंह वादी इकट्ठे होने चाहिए, एक मंच पे आने चाहिए। किस रूप में आए वो डिस्कस करने की बात है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी पहले परिवार के झगड़े सुलझा ले, फिर महागठबंधन की बात करे। अखिलेश यादव अलग यात्रा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अभी भी धड़ेबाजी है, खुद का दल संभल नहीं रहा, ग्रैंड झगड़ा जो है उसको वो संभाल नहीं पा रहे, उसका निपटारा नहीं कर पा रहे, ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कुंभा पूरी तरह बिखरा हुआ है। 5 नवंबर को इटावा में समाजवादी पार्टी 25वां स्थापना दिवस मनाएगी, जिसमें वो गैर बीजेपी और गैर बीएसपी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी में है। इसी के तहत बुधवार को शिवपाल यादव जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी और पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर, उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। केंद्रीय कर्मियों के बाद केंद्र सरकार ने खेतीहर मजदूरों को भी दिवाली से पहले तोहफा दिया है। सरकार ने अकुशल कृषि श्रमिकों को 160 की जगह 350 रुपए न्यूनतम मजदूरी देने का फैसला किया है। देश भर में श्रम मंत्रालय ने अकुशल कृषि श्रमिकों को राहत देते हुए 350 रुपए न्यूनतम मजदूरी तय करने का फैसला लिया है। वर्तमान में भी मजदूरी की दर 160 रुपए प्रतिदिन है। ये मजदूरी तीसरी श्रेणी में आने वाले शहरों में 1 नवंबर से लागू होगी।
शुक्रवार को केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पारिश्रमिक संहिता पर त्रिपक्षीय बैठकें पूरी हो चुकी हैं। इसे अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसे अगले महीने होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 1 नवंबर को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी कानून में संशोधन होने जा रहा है, जिसे वैश्विक न्यूनतम मजदूरी कहा जाएगा। इस संशोधन के बाद से राज्यों के लिए इसे मानना बाध्यकारी होगा। फिलहाल राज्य न्यूनतम मजदूरी की दरों को तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे टोल फ्री ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी शीर्ष अदालत गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोई भी फैसला टोल वसूली के आंकड़ों को देखने के बाद ही लेगा। कोर्ट ने कहा कि वो ये जानना चाहता है कि फ्लाईवे बनाने पर कितना खर्च आया और कंपनी ने अब तक कितनी वसूली की है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला ये फ्लाईवे 9.2 किलोमीटर लंबा और 8 लेन का है। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने टोल वसूली को चुनौती दी थी। बुधवार को हाईकोर्ट ने टोल वसूली पर रोक लगा दी थी। चीन ने तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की प्रस्तावित अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर आपत्ति जताई है। चीन ने कहा कि इस यात्रा से सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थायित्व को नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ ही भारत के साथ हमारे रिश्तों में भी तनाव आएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दलाई लामा को आमंत्रित किया है। वो अगले साल के शुरुआत में राज्य की यात्रा पर जाएंगे। केंद्र सरकार ने उनकी यात्रा को हरी झंडी दे दी है। इसे देखते हुए चीन ने अपनी आपत्ति जताई है। 印度方面非常清楚达赖问题的严重性和中印边界问题的敏感性。在这样的情况下，印度方面邀请第14世达赖到中印领土争议地区活动，只会对中印边境地区的和平稳定和中印关系造成严重损害。 चीनी सामान के बहिष्कार का असर त्योहारी सीजन में साफ दिख रहा है। एसोचैम के मुताबिक इस सीजन में सजावटी बिजली की झालरें, मोमबत्ती समेत कई सामानों में कम से कम 20% की गिरावट दर्ज की गई है। चीन ने इस सिलसिले में भारत के साथ नाराजगी भी जताई है। जानकारों का कहना है कि पाबंदी की जगह भारतीय सामानों को बढ़ावा देना ज्यादा जरूरी है। चीनी सामानों का ये विरोध देश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। चीन के खिलाफ बने माहौल के बाद बाजारों में वहां के सामानों की बिक्री पर खासा असर पड़ा है। चीन में बनी बिजली की लड़ियों, दिए, मोमबत्ती और कई सजावटी सामान ग्राहकों की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें खरीदने से परहेज कर रहे हैं। मन में बिल्कुल है कि हम चाइना का सामान नहीं लेना चाहते। जो पीछे ये अटैक्स वगैरह हुए थे और जितनी पब्लिसिटी हुई है उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं चाहते चाइना का सामान लेना। यहाँ पर जो क्रैकर्स बिक रहा है सब शिवकाशी और कलकत्ता मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर चाइनीज कोई क्रैकर्स हम लोग इस बार मंगाए नहीं हम लोग, क्योंकि देश का जो परिस्थिति है उसी के ऊपर विचार करके हम लोग इस बार पूरा चाइनीज क्रैकर्स पूरा बैन कर चुका है। बिक ही नहीं रहा, सेल बिल्कुल नहीं है। पहले भीड़ लगी रहती थी, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, अब तो खाली खड़े हैं। उद्योग प्रतिनिधि संस्था एसोचैम के मुताबिक चीनी सामान में इस बार 20% से ज्यादा की कमी आई है। एसोचैम का ये भी कहना है कि ये कोई नियमित समाधान नहीं है। उसके मुताबिक सरकार को अब चीनी उत्पादों की तुलना में देशी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए। लड़ियाँ हैं, दिए हैं, मोमबत्ती है या दूसरे इस तरीके की चीज़ें हैं, उसमें लगभग पिछले साल के मुकाबले में 20% की गिरावट आई है। लेकिन इनोवेटिवनेस केवल आपको देश के ही लोगों से कंपटीशन नहीं करना है, आपको पूरे विश्व भर के जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे कंपटीशन करना है। दरअसल चीन आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। उसने उरी में सेना के कैंप पर हुए हमले पर ढुलमुल रवैया अपनाया। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ सिंधु विवाद बढ़ने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी का पानी रोक दिया। चीन ने मुंबई हमलों में वांछित आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से आतंकी घोषित कराने के प्रस्ताव में भी रोड़े अटकाए और एनएसजी में भारत के प्रवेश का विरोध किया था। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कल दिवाली है और दिल्ली की हवा में जहरीली गैसों का स्तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में पार्टिकुलेट मैटर 10 यानी धूल के बड़े कणों का स्तर 495 तक पहुंच गया, जबकि WHO के मुताबिक इसका सुरक्षित स्तर 50 है। इसी तरह PM 2.5 यानी धूल, मिट्टी और पराग के छोटे कणों का स्तर 413 पर पहुंच गया, जबकि इसकी सुरक्षित सीमा महज 25 है। आनंद विहार इलाके में हालात और खराब थे।
PM10 और PM2.5 दोनों का स्तर 500 तक चला गया। RK पुरम का भी बिल्कुल यही हाल था। पंजाबी बाग में PM10 का स्तर 490 और PM2.5 का स्तर 500 तक चला गया। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह की प्रदूषित हवा में सांस लेने से फेफड़ों की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। उनके मुताबिक जिन लोगों को धूल और मिट्टी से एलर्जी है उन्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। गुजरात के वडोदरा में शुक्रवार को एक पटाखा दुकान में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। ये घटना वाघोडिया तहसील के रुस्तमपुरा गांव की है। आग शाम के वक्त लगी और देखते ही देखते इसने दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर अब काबू पा लिया गया है। FBI ने हिलरी क्लिंटन के विदेश मंत्री रहने के दौरान गुप्त ईमेल सर्वर के इस्तेमाल के मामले से जांच फिर शुरू कर दी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने FBI की इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि हिलरी ने इसे आपराधिक मामला मानने से इनकार किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के हफ्ते भर पहले FBI के ईमेल की जांच फिर से शुरू करने के फैसले ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमे ने अमेरिकी संसद को एक पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि जांचकर्ताओं के हाथ कुछ ऐसे ईमेल लगे हैं जो पूरे मामले में काफी अहम हैं। Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified information, there is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information. हिलरी क्लिंटन ने माना है कि ईमेल का जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया वो बहुत गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन उन्होंने इसे आपराधिक मामला मानने से इनकार किया है। I made a mistake using a private email. That's for sure. And if I had to do it over again, I would obviously do it differently. But I'm not going to make any excuses. It was a mistake, and I take responsibility for that. राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने हिलरी पर आपराधिक मामला चलाने की भी मांग की। Hillary Clinton's corruption is on a scale we have never seen before. We must not let her take her criminal scheme into the Oval Office. हिलरी क्लिंटन ने बराक ओबामा के पहले कार्यकाल में 2009 से 2013 तक विदेश मंत्री रहने के दौरान गुप्त ईमेल सर्वर का इस्तेमाल किया था। इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई। अमेरिका में 8 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सीरिया सरकार ने विरोधियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का उपयोग किया है। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को रोकने से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की समिति ने रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद रूस ने सीरिया का बचाव किया है। रूस ने कहा कि उसे रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है और खुद सीरिया सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। आरोप है कि सीरिया सरकार ने 2014-15 में इन हथियारों का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद सीरिया पर नए प्रतिबंधों की तैयारी हो रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस को बड़ा झटका लगा है। परिषद के चुनाव में रूस हार गया है, जबकि क्यूबा, चीन, सऊदी अरब और मिस्र समेत 14 सदस्य अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। अमेरिका के शिकागो में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ओहारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में आग लग गई, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। हादसे के वक्त विमान में चालक दल के 9 सदस्यों समेत 161 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 20 लोगों को चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बात खेलों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज विशाखापत्तनम में सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। सीरीज में दोनों टीमें अब तक 2-2 से बराबरी पर हैं। वहीं दोनों टीमों के बीच फाइनल की तरह होने वाला ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में हर हाल में जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वहीं कीवी टीम का टारगेट पहली बार इंडिया को उसी के घर में हराकर सीरीज जीतना होगा। टीम इंडिया की सबसे बड़ी मुश्किल उसके सलामी जोड़ी रही है। रहाणे, रोहित अब तक अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे। सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप 49 रन की पहले वनडे में हुई। इसके बाद 21, 13 और 19 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। वहीं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम दक्षिण कोरिया के खिलाफ भी अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी।
भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में अपराजय रही है। भारत ने पहले मैच में जापान को 10-2 के विशाल अंतर से हराकर टूर्नामेंट में अभियान की शुरुआत की थी और अंतिम लीग मैच में मेजबान मलेशिया को 2-1 से हराकर 5 मैचों में चौथी जीत दर्ज की है। भारत 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारतीय टीम के खिलाफ अब तक सिर्फ 6 गोल हो सके हैं, जबकि 5 मैचों में भारतीय खिलाड़ी कुल 25 गोल दाग चुके हैं। दूसरी तरफ 11वीं विश्व वरीयता प्राप्त कोरियाई टीम अब तक टूर्नामेंट में 11 गोल कर सकी है, जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमों में सबसे कम है। भारत साल 2011 में खिताब अपने नाम कर चुका है। वहीं टेनिस में सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी सिंगापुर में WTA फाइनल्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में ताइवान की हाओ शिंगशान और यूंग जांगशान की जोड़ी को 7-6, 7-5 से सीधे सेटों में मात दी। सानिया और हिंगिस की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में दोनों सेट जीतने के लिए कड़ा मुकाबला करना पड़ा। पहला सेट टाई ब्रेकर तक खींचने के अलावा दूसरे सेट में भी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि उन्होंने तीसरे सेट तक मैच को नहीं जाने दिया और इसे अपने नाम कर लिया। भारतीय और स्विस जोड़ी अब फाइनल में प्रवेश करने के लिए अगले मैच में चौथी सीड एकातेरिना माकारोवा और एलिना वेस्निना और आंद्रिया लावाकोवा और लूसी राधिका के बीच होने वाले मैच की विजेता जोड़ी से भिड़ेगी। सानिया और हिंगिस सिर्फ इसी टूर्नामेंट के लिए एक बार फिर 7 जोड़ी बनाकर खेल रही हैं। राज्यसभा सचिवालय की फुटबॉल टीम ने अंतर मंत्रालयी टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। दिल्ली में हुई टूर्नामेंट में कई विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। जूनियर डिवीजन में फाइनल मैच राज्यसभा सचिवालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम के बीच खेला गया, जिसमें 1 गोल की बढ़त से राज्यसभा सचिवालय की टीम ने जीत दर्ज की। और रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। आइए हम तस्वीरों के जरिए इस जश्न को आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई, तिरुवनंतपुरम और राजकोट की, जहां लोग अभी से दिवाली के जश्न में डूबे हुए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। मार्शल हमले में भारतीय जवान शहीद, आतंकियों ने जवान के शव को किया क्षत विक्षत, जवाबी कार्रवाई में 1 आतंकी ढेर, सेना ने कहा लेंगे बदला। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा कर्नाटक हाईकोर्ट के कमरों में लगे ताले, संस्था को कमजोर करने पर उठाए सवाल। अरुणाचल में धर्मगुरु दलाई लामा की यात्रा पर चीन का ऐतराज, कहा भारत के साथ रिश्तों पर पड़ेगा असर, सीमा इलाकों में शांति और स्थिरता को नुकसान की चेतावनी। CIC ने PMO से मांगी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से जुड़ी फाइल, पूछा किन वजहों से सार्वजनिक नहीं हो सकती जानकारी। RTI कार्यकर्ता ने करदाताओं को नुकसान का दिया था हवाला। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज विशाखापत्तनम में निर्णायक मुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में भारत दक्षिण कोरिया की भिड़ंत, WTA के सेमीफाइनल में सानिया और हिंगिस की जोड़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।